नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है। इसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो आइए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, इन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद हम खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2010 का प्रश्न है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में निम्नलिखित में से एक का उत्पादन करते हैं। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला है NH3, दूसरा है CH4, तीसरा है H2O, चौथा है H2O2। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो को लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर हम इन ऑप्शन में जो दिए हैं सूत्र, इनके अगर हम रासायनिक सूत्र की बात करें तो NH3 का मतलब होता है अमोनिया और NH4 का मतलब होता है मीथेन गैस और H2O का मतलब होता है पानी का रासायनिक सूत्र है और H2O2 का मतलब है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। आज श्री कृष्ण को सुदामा पोटली में चावल देते तो वीडियो बन जाता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में श्री कलिक धाम का किया शिलान्यास और साथ ही का जो विपक्ष की सरकार उन पे उनका मतलब निशाना बनाते हुए मतलब नाम न लिया और सीधा निशाना बनाते हुए कहा कि वीडियो पे PML दाखिल हो जाती जजमेंट आता कि भगवान भ्रष्टाचार कर रहे हैं। PM ने श्री कलिक धाम का शिलान्यास करते हुए विपक्ष की आलोचना वाली राजनीति पर किया कटाक्ष। बंगाल में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई रास्ता नहीं है। NCW के अध्यक्ष ने संदेश खाली का दौरा करने का दिया बयान, आरोप लगाया बंगाल सरकार पीड़ित महिलाओं को आवाज दबा रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भी कर चुकी है राष्ट्रपति शासन की मांग। अब राष्ट्रपति शासन का मतलब वो होता है जब किसी सरकार मतलब किसी राज्य की सरकार को भंग करके उसमें पूर्ण रूप से केंद्र की सरकार जो राष्ट्रपति मतलब शासन होता है वो लागू कर देना। और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत इसका वर्णन किया गया है। राज्य में राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल का लागू किया जा सकता है। पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगाया गया था और सर्वाधिक बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। और भारत में 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं, आप लोग को पता ही होगा। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल जिसे अनुच्छेद 352 में जिसका वर्णन है, और दूसरा है राज्यपाल का राष्ट्रपति शासन 356 में जिसका वर्णन है, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल जिसका 360 में वर्णन किया है। और अभी तक भारत में वित्तीय आपातकाल एक बार भी नहीं लगाया गया है। तो ये भी आप लोग जानते रहिए, क्योंकि आपके परीक्षा में पूछ सकता है कि वित्तीय आपातकाल कब मतलब कितनी बार भारत में लगाया जा चुका है। तभी एक बार भी वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लगा है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। पंचसूत्र पर आधारित होगी MSP कमेटी की रिपोर्ट। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर बनी उच्च स्तरीय कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार। कमेटी के 28 सदस्यों की अभी तक हुई 37 बैठक के दौरान हुए संग्राम चर्चाओं का मूल मंत्र भारतीय कृषि को परंपरागत तरीके से निकालकर वैश्विक व्यापार की ओर ले जाना है। कमेटी की सिफारिश को गोपनीय रखा है, किंतु सूत्रों का मानना है कि रिपोर्ट को मुख्य रूप से 5 बातों पर फोकस किया गया है। कोशिश यह है कि किसानों की आय को कई गुना बढ़ाया जाए ताकि देश के विकास में उनका योगदान काफी बड़ा रहे। अब देख रहे जो किसान लोग कर रहे थे ना आंदोलन, उसी पे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। कुछ समिति बनाई गई है उनके समाधान निकालने के लिए कि क्या किया जा सकता है आगे। यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। नीति आयोग ने की बुजुर्गों की समग्र सुरक्षा की सिफारिश, मसौदा जारी। स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक और डिजिटल रूप से बुजुर्गों को सुरक्षित करने की कही बात। वर्ष 2030 तक देश में 15 करोड़ से अधिक आबादी 30 साल के ऊपर की होगी। जापान में 65 साल की उम्र तक रोजगार का कानून और जर्मनी में 100% आबादी का हेल्थ इंश्योरेंस है। अगर हम नीति आयोग की बात करें, नीति आयोग योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 में एक नए संस्थान नीति आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसमें सहकारी संघवाद की भावना को प्रतिध्वनित करते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार की परिकल्पना के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण पर जोर दिया गया था। इसके 2 हब है और 2 हब वो कौन से हैं इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपदा प्रबंधन की बहुआयामी योजना ने बचाई लाखों लोगों की जान, अमित शाह कह रहे हैं। गृह मंत्री ने मोदी सरकार के आपदा प्रबंधन व प्रवासों
व उनकी कामयाबी की दी जानकारी। भारत अमेरिका आज से रक्षा सहयोग बढ़ाने पर करेंगे चर्चा। भारत अमेरिका मंगलवार को शुरू हो रही 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन इंडस एक्स की रणनीति सहयोग की ओर अधिक मजबूत करने पर करेंगे चर्चा। शिखर सम्मेलन द्विपक्षीय रक्षा नवाचार और सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित होगा। इसका उद्देश्य भारत अमेरिका के बीच रणनीतिक प्रौद्योगिकी साझेदारी और रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देना है। 2023 में इसे शुरू किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने जून 2023 में अमेरिका के राष्ट्र की यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारतीय अमेरिकी डिफेंस एक्सीलेरेंस यानी इकोसिस्टम इंडस एक्स को शुरू किया था। जिसे भी आप लोग जानते रहिए 2023 में यह शुरू किया गया था और रक्षा नवाचार को बढ़ाने के लिए इसे शुरू किया गया था। धनगढ़ से मिले फ्रांसीसी सीनेट के चेयरमैन। द्विपक्षीय संबंधों एवं संसदीय सहयोग को उजागर करने के लिए फ्रांसीसी सीनेट के चेयरमैन जेनार्ड लॉर्चर सोमवार को भारत की 2 दिवसीय यात्रा पर है। उनके साथ 5 INA सीनेट सदस्यों का दल भी आया। लार्चर तथा उनके साथ आए नए दल ने नई दिल्ली में राज्यसभा के राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भेंट की। फ्रांस के संसद उच्च सदन सीनेट के चेयरमैन की यह पहली आधिकारिक यात्रा भारत पर है। लार्चर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी भेंट करेंगे। अब यहाँ आप लोगों को राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अब देख रहे हैं कि आने वाला है लोकसभा का चुनाव, उसी पे लेकर सरकारी इधर उधर चल रही है। कोई इधर जा रहा है किसी पार्टी पे तो कोई इधर दल बदल रहा है। आप लोग को मैंने एक बार कहा था कि हम जहाँ ये राजनीतिक आती है राजनीति की खबरें उसे हम छोड़कर आप लोग के लिए कुछ परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करेंगे। तो मैंने कहा था कि हम देश की मतलब जो विश्व में देश हैं उनके देश और राजधानी उनकी मुद्रा पे चर्चा करेंगे। तो हमने कहा था कि 10-10 देशों की एक दिन में 10 देशों की राजधानी और उनकी मुद्रा पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को कि जितने भी देश हैं उनकी हम राजधानी और मुद्रा को काफ़ी आसानी से याद कर सकें। तो आज हम 10 देशों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम भारत से ही शुरुआत करते हैं जो हमारा प्यारा भारत देश है। अब आपको पता है कि भारत की राजधानी दिल्ली है, इसकी मुद्रा रुपया है। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, इसकी मुद्रा रुपया है। और नेपाल की राजधानी काठमांडू, इसकी मुद्रा भी रुपया ही है। और श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे है और इसकी राजधानी भी रुपया ही। तो इन 4 देशों को आप लोग जरूर याद रखें क्योंकि इन सभी की मुद्रा जो है ये रुपया ही है। और वहीं हम अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा टका है। म्यांमार की नेपिताओ है और इसकी मुद्रा क्यात है। और अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है और इसकी मुद्रा अफगानी है। और चीन की राजधानी बीजिंग है और इसकी मुद्रा जो है युआन है। और मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है जिसकी मुद्रा का नाम है तुगरिक। और अगर हम लास्ट देश 10वें देश की बात करें टोक्यो, जिसकी राजधानी जापान, जिसकी राजधानी टोक्यो और इसकी मुद्रा येन है। तो इसे आप लोग जरूर याद रखें। और अगर आप लोग को कोई और देश की राजधानी और मुद्रा के बारे में पता है तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज की आगे क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। राजनीति छोड़े उत्तर प्रदेश, भारत से सीख लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का 4था संस्करण। उत्तर प्रदेश में लाल फीताशाही खत्म और विकसित हुई रेड कॉर्पेट संस्कृति। 10 लाख करोड़ से अधिक लागत की 14,000 से ज़्यादा निवेश परियोजना का शिलान्यास। तो आइए देखते हैं ये जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी है ये क्या है। उत्तर प्रदेश अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को 4थे संस्करण की मेजबानी करने वाली है, जिसमें से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को लागू करना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण इस समारोह में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि को 15% प्रस्ताव को में शुरू करने के लिए तैयार हो रही है। तो देखते रहिए यहाँ पास आप लोग को ऐसे राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा पॉइंट में से उसे मैंने पहले ही बता दिया है। यह आप लोग का संपादकीय पाते हैं। आप लोग के प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी जिससे आप लोग जरूर पढ़िए जो आपके परीक्षा पॉइंट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आज की जो ये न्यूज़ दी है संपादकीय पाठ की आप लोग के लिए मतलब आप लोग का जो आर्ट एंड कल्चर का सब्जेक्ट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। तिराहे पर भारतीय मुसलमान ग्रुप और काफिर वाली धारणा
केवल बचकानी, अवैज्ञानिक और अनैतिक है, बल्कि यह व्यवहारों में असंभव है। आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में आबू धाबी भव्य हिंदू मंदिर के उद्घाटन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप के साथ ही शेष दुनिया के अनेक मुसलमानों को समझ नहीं आ रहा है कि वे क्या करें, क्या और कैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करें, क्योंकि उन्हें तो यही बताया गया है कि इस्लाम में बुरा प्राप्ति निषेध है। इससे पहले फारूक अब्दुल्ला ने राम भजन गाकर कहा था कि राम ही देश को बचा, मतलब राम के आदर्श ही देश को बचा सकते हैं। अब मुसलमान फंसे कि हम किससे माने, राम को माने कि अपने जो ईसाई मतलब इस्लाम धर्म के जो मतलब जिनको वो लोग सबसे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं उन्हें माने। तो इसी पे लेके वो इधर उधर भटक रहे हैं। उत्तराखंड ने दिखाई देश को दिशा, देशव्यापी समान नागरिक संहिता लागू होने से भारत में एक समरस एवं समावेशी समाज का निर्माण होना संभव होगा। अब आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है और ये पहला राज्य बना है जहां यह प्रस्ताव पारित करके लागू किया गया है। कैंसर के खिलाफ जंग की जगी उम्मीद। आज मानव सबसे ज्यादा खौफ कैंसर से खाता है। पिछले दिन रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने दावा किया था कि उनके वैज्ञानिक जल्दी ही दुनिया को कैंसर रोगी टीका उपलब्ध करा देंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा था कि टीके कब से मिलेंगे और कैंसर के कौन से प्रकार के रोकथाम मिलेंगे, लेकिन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी के मामले में रूस के पुराने रिकॉर्ड को देखकर उम्मीद जागती है कि दुनिया को जल्द ही खतरनाक माने जाने वाली कैंसर नामक बीमारी का हल मिल जाएगा। और आप लोग को पता ही हो कैंसर से आजकल लोग कितने पीड़ित हो रहे हैं कि थोड़ा सा भी कैंसर होगा कुछ दिन बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इसका उपचार करना बहुत ही जरूरी हो चुका है। टाटा समूह की कंपनियों का बाजार पूंजीकरण पाकिस्तान की जीडीपी से ज़्यादा। देश की सबसे बड़ी आईआईटी कंपनी टीसीएस का मार्केट कैप 170 अरब डॉलर या पड़ोसी की जीडीपी के आधे के बराबर है। 365 अरब डॉलर है टाटा समूह की सूचीबद्ध कंपनियों के बाजार पूंजीकरण। 341 अरब डॉलर है पाकिस्तान की जीडीपी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार। भारी संकट में जूझ रही है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था। कर्ज ब्याज चुकाने में खर्च हो रहे हैं आधे उसके राजस्व। अभी आप लोग को अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। पीपी सत्ता समूह तो चाहती है लेकिन कड़वाहट से परहेज। पाकिस्तान में हुए चुनाव में उसी पर चल रही चर्चाएं। हेग कोर्ट में फिलिस्तीन की मांग तुरंत समाप्त हो, इजराइल का अवैध कब्जा। फिलिस्तीन के विदेश मंत्री रियद अल मलिक ने कहा 2 राष्ट्र के भविष्य के लिए यह जरूरी है। गाजा में युद्ध विराम व मानवीय सहायता के लेकर सुरक्षा परिषद में मतदान। आज होगा मतदान और अमेरिका ने ऐलान किया है कि वह मामले में वीटो का भी प्रयोग करेगा। गाजा युद्ध के बाद इजराइल की जीडीपी में 19.4% की हुई है गिरावट। अभी आप लोग को खेल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। राज्य में वापसी करेंगे राहुल, बुमराह को मिलेगा विश्राम। देखते रहिए जो आपको अच्छा लगे। आपको बस आप लोग इतना याद करिए कौन से खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि हॉकी के साथ कौन से खिलाड़ी है और इसी तरह काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जिससे आप लोग जरूर जानते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। अमेरिका में बना दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल हवाई जहाज। 1937 में आज ही के दिन अमेरिका का दुनिया का पहला ऑटोमोबाइल हवाई जहाज एरोबाइल्स बनकर तैयार हुआ है। पहली उड़ान अगले दिन 21 फरवरी को हुई। एरोबाइल्स की वायु गति 70 मील प्रति घंटा एवं राजमार्ग की गति 120 मील प्रति घंटा थी। इसका आविष्कार वाल्डो वाटरमैन ने किया था। सोवियत संघ ने मीर अंतरिक्ष स्टेशन पर पहला मॉड्यूल लॉन्च किया। 1986 में आज ही के दिन सोवियत संघ ने अपने मीर अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कोर मॉड्यूल लॉन्च किया। बाद में 6 अतिरिक्त मॉड्यूल अंतरिक्ष में लॉन्च किए गए, जो कोर मॉड्यूल से जुड़े गए और 15 वर्षों तक संचालित होने के बाद 2001 में यह पृथ्वी पे वापस लौटा। यहाँ आपको मूवी से जुड़ी खबरें मिलेंगी। इंटरेस्ट हो तो पढ़िए, ना हो तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे और अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। तो चलिए आज के देखते हैं। आज का जो प्रश्न है उसको हम लोग विश्लेषण कर लेते हैं। आज का प्रश्न है हाइड्रोजन ईंधन सेल वाहन निकास के रूप में निम्नलिखित में से किस एक का उत्पादन करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी H2O। तो आइए इसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। ईंधन सेल एक उपकरण है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह ईंधन के रूप में हाइड्रोजन गैस यानी H2 और ऑक्सीजन गैस O2 का उपयोग करता है एवं सेल के क्रिया के उत्पाद जल H2O विद्युत और ऊष्मा है। यह आंतरिक दहन इंजन कोयला वाले विद्युत संयंत्रों को परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के रूप में एक बड़ा सुधार है और जो अभी
मतलब अभी हानिकारक उत्पादों उत्पन्न करते हैं, अतः विकल्प सी सही जवाब है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आप लोग को बता दें, आज विश्व सामाजिक न्याय दिवस है। अगर उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लें तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस यह दृष्टिकोण है कि हर कोई समान आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों और अवसरों का हकदार है। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन का विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर साल लोगों को यह देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है कि सामाजिक न्याय गरीबी उन्मूलन को कैसे प्रभावित करता है, और यह पूर्ण रोजगार प्राप्त करने और सामाजिक एकीकरण के लिए समर्पण के लक्ष्य पर भी ध्यान केंद्रित करता है। तो आशा करती हूँ कि आप लोग को यह जानकारी अच्छी लगे। धन्यवाद।